सिरी सो रही थी। घड़ी की टिक 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 आवाज़ पूरे कमरे में छा रही थी। अभी फरवरी का महीना चल रहा था तो गुलाबी ठंड की लहर चल रही थी। सर्दी का मौसम था तो किसी का भी अपने बेड से उठने का मन नहीं करता। वही हाल सिरी का था, पर उसका फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा था। उसने बिना देखे फ़ोन उठाया और कहा, अब की बार अगर फ़ोन किया ना तो मैं टिकट कैंसिल करवा दूँगी। सामने उसकी दोस्त जिया थी। उसकी शादी थी। सारे दोस्त आ गए थे सिवाय सिरी के। तो वो बार बार कॉल करके ये पूछ रही थी कि वो कब आएगी। करीब 50 से भी ज़्यादा कॉल कर लिए थे उसने, और यही बात मैडम को इरिटेटिंग लग रही थी। जिया ने कहा, जिया, जब तक तू जयपुर नहीं पहुंच जाती तब तक कॉल करती रहूँगी, समझी? बोल कब तक आएगी? श्री ने कहा, अरे थोड़ा काम है, वो ख़त्म करके 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ओके, चल फ़ोन रख, अभी पैकिंग करनी है मुझे। जिया, अभी पैकिंग बाकी है? श्री की बच्ची, एक बार आ जा तू, छोड़ूंगी नहीं तुझे। और चिढ़कर वो फ़ोन रख देती है। श्री के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। श्री और जिया, मन, काया, निशी, मैंग, ये स्कूल टाइम के दोस्त थे। कॉलेज भी साथ में की थी। जब MBBS कंप्लीट हुआ तब सब अपने शहर चले गए। सब ने अपने शहर में खुद का क्लिनिक खोला था, तो कोई सरकारी अस्पताल में अपनी डॉक्टरी करता था। श्री मनोचिकित्सक थी। उसने देहरादून में अपना क्लिनिक खोला था। सबके साथ वो फ़ोन पर ही बातें करती थी। आज सब 4 साल बाद मिलने वाले थे। सारे दोस्त पहुंच गए उसके अलावा, इसलिए जिया उस पर गुस्साई हुई थी। उसने अपनी पैकिंग की और क्लिनिक पर गई। उसके पेशेंट की फाइल चेक की और अपने स्टाफ को सारी बातें समझाई और कहा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर ले। फिर वो जयपुर के लिए एयरपोर्ट निकल गई। जयपुर, श्री करीब 5:30 बजे जयपुर आ गई थी। उसने बाहर निकलकर जिया को कॉल किया और एड्रेस मैसेज करने को कहा। जिया ने बताया कि उसे लेने के लिए उसका भाई छोटू आया है, तो उसे कॉल कर ले। श्री ने फ़ोन लगाया, छोटू आया और दोनों घर के लिए निकल गए। छोटू, दी, हम 4 साल बाद मिल रहे हैं। आप तो पहली बार आए हो ना जयपुर? श्री, हाँ, जब तक आप लोग दिल्ली में थे तब तक आना हुआ, बट अंकल का ट्रांसफ़र जयपुर हुआ तब से हम नहीं मिले। कितना खूबसूरत है ये शहर, श्री ने कहा। छोटू, हाँ दी, बहुत ही सुंदर है ये जयपुर, इसलिए जीजू ने यहाँ का रिसोर्ट बुक करवाया है और शादी के सारे फंक्शन वहीं होंगे। दोनों नई पुरानी बातें करते रहे और देखते देखते रिसोर्ट भी पहुँच गए। जिया ने गाड़ी का हॉर्न सुना तो वो दौड़ती हुई गेट के पास आ गई। सब लोग उसे देखने लगे कि ऐसा कौन आया कि ये पागलों की तरह भागी। जैसे ही उसने श्री को देखा तो वो दौड़कर उसके गले लग गई और दोनों रोने लगीं। जिया ने कहा, मेरी जान, मिस यू सो मच। श्री ने कहा, सेम टू यू मेरी जान। अब दोनों रोना बंद कर, मेकअप ख़राब हो जाएगा तेरा। और दोनों एक साथ हंसने लगीं। तब तक सारे दोस्त भी आ गए थे। सबको मिलकर आज उसे एक सुकून मिल रहा था। वो अंदर गई, जिया की फैमिली से मिली, उसके ससुराल वालों से भी मिली। सब लोग सिर्फ श्री को ही देख रहे थे, कोई दूर खड़ा शख्स भी। सब राजस्थानी लिबास में थे क्योंकि वो संगीत की ड्रेस कोड था, पर श्री सबसे जुदा लग रही थी। उसने ग्रे कलर की कॉटन सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। गले में कुछ भी नहीं पहना था, मगर कानों में बड़े सिल्वर झुमके और हाथों में बैंगल्स पहनी थी। एक हाथ में वॉच थी और बाल खुले थे। आंखों में हल्का सा काजल था। वो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब उसी को देख रहे थे। श्री ने जिया से कहा, जीजू कहाँ हैं, मिलवाओ मुझे। चल तुझे मिलवाती हूँ। और जिया उसे खींचकर ले गई। ये है तेरे जीजू अनुज। और अनुज, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी जान है। बीच में ही अनुज बोल पड़ता है, हाँ जी, ये आपकी जान श्री है। फिर अनुज ने कहा, और हम बस ऐवी हैं, कोई वैल्यू नहीं है, आलू के बराबर। और मूड बिगाड़ दिया। श्री ने कहा, क्या जीजू, आप भी आलू के बिना कोई सब्जी थोड़ी अच्छी लगती है? जिया ने श्री से कहा, ये मजाक कर रहे हैं, उनकी बातें दिल पर मत लगाना। अनुज, आपके दोस्त आने वाले थे, कहाँ हैं? जिया ने अनुज से पूछा। अनुज ने कहा, वो आ गया है, रुको मैं बुलाता हूँ। उसने आवाज़ लगाई, दर्श, चला तेरी भाभी और उसके दोस्त से मिलवाता हूँ तुझे।
श्री को कब से लग रहा था कि कोई उसे ही देख रहा है। और जब दर्श नाम सुना और उसी दिशा से किसी की फुटस्टेप की आवाज़ सुनी और वो जैसे जैसे करीब आते गए वैसे वैसे उसकी हार्ट बीट तेज होती गई। वहाँ मन, काया, जिया, निसी और मैंग भी चौंक गए थे। अनुज ने कहा, मुझे पता है वो कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं है, पर आप सब ऐसे उसे देखेंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। अनुज की बात सुनकर सब अपने होश में आए। तब तक दर्श भी आ चुका था। दर्श ने कहा, इतने सालों बाद तुम लोग कैसे हो? अनुज ने चौंकते हुए, क्या आप सब जानते हो एक दूसरे को? जिया बोलने ही जा रही थी पर दर्श ने आंखों से इशारा करते हुए कहा, प्लीज़ मत बोलना। जिया ने कहा, हाँ हम एक ही स्कूल में थे और आपके बेस्ट फ्रेंड सीनियर थे। अनुज ने कहा, वाह यार, ये तो पुरानी पहचान निकली। दर्श ने सबसे हाथ मिलाए बात की। वो श्री के पास आया और कहा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, श्री ने कहा। दर्श ने अपना हाथ आगे किया। वो हाथ मिलाना चाहती नहीं थी पर सब आसपास थे तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों को जैसे करंट लगा हो। कुछ अजीब पर मीठा एहसास हुआ। तभी जिया की आवाज़ सुनाई दी और दोनों ने अपना अपना हाथ खींच लिया। तभी जिया ने कहा, चलो हमें डांस प्रैक्टिस करनी है। तू हमारी डांस प्रैक्टिस देख, तेरा तो कोई पार्टनर है नहीं। श्री ने कहा, पर ये चारों है ना मेरे पास। जिया, नहीं, ये लोग भी मेरे साथ ही डांस प्रैक्टिस करेंगे, मैंक और काया, निसी और मन। श्री ने मूड बिगाड़ कर कहा, जाओ मेरे पास फ़ोन है। सब लोग डांस प्रैक्टिस करने चले गए। श्री ने एक चेयर ली और वो जिया और बाकी सबका डांस देख सके इसलिए वो ठीक उनके सामने बैठ गई। उस और ठीक उसके सामने दर्श बैठा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थीं पर श्री को थोड़ा अजीब लग रहा था। श्री वहाँ से उठ खड़ी हुई और नाच गाने के शोर शराबे से थोड़ा दूर जाके पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने अपनी आंखों को बंद किया, लंबी सांस ली, दर्श की ओर देखा और पुरानी यादों में खो गई। 6 साल पहले प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल मैम ज़ोर ज़ोर से श्री पर चिल्लाए जा रही थीं। श्री मुंह लटकाए बस सुने जा रही थी। मैम ने कहा, हर बार इतनी मस्ती, पूरे कॉलेज को परेशान करके रख दिया है तुमने। इस बार तो हद ही कर दी। च्युइंगम लगा दी मिश्रा जी की टेबल पर, उनकी नई शर्ट खराब कर दी। 12वीं में हो, अगर डॉक्टर बनना है ना तो पढ़ाई में ध्यान दो, इन नादानियों में नहीं। श्री, सॉरी मैम, मैंने जानबूझकर नहीं चिपकाई थी, हड़बड़ाहट में हो गया था। मैम दांत पीसते हुए कहा, चुप रहो, आखिरी बार वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ, वो भी इसलिए कि तुम्हारी वजह से स्कूल हर बार सारे स्पोर्ट में अव्वल स्थान प्राप्त करता है और स्कूल में तुम जाओ अब, और ध्यान रखना तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, बहुत आगे जाओगी, बस शरारतें कम कर दो। वो प्रिंसिपल की कैबिन से मुंह लटकाए निकल गई और स्कूल के ग्राउंड में अपने दोस्तों के पास आती है। मैग ने उसे पीछे से मारते हुए कहा, क्या हुआ? श्री, सालों तुम्हारी वजह से डांट मुझे पड़ती है और समझ नहीं आता मैम तारीफ करती हैं या डांटती हैं। मन ने कहा, यार तू फंस भी जाए तो आसानी से निकल जाएगी, हर हम कुछ भी करें तो हमारी कंप्लेन हमारे पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। ओह, इसलिए बलि का बकरा मैं बनूं हर बार? वो अपना मूड बिगाड़ती है। जिया ने कहा, छोड़ो यार, चिल करो, कुछ तूफानी करते हैं। काया और निशी साथ में, हाँ हाँ चलो। मैंग, हाँ वो तो ठीक है, पर क्या करें? श्री, जो भी करो मुझे इन्वॉल्व मत करना, मैं जा रही हूँ क्लास में, बाय। जिया ने उसका हाथ खींचा। क्या है? श्री ने खींचते हुए कहा, चल ना यार, कुछ करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ करेंगे जो सिर्फ हमें ही मज़ा आए और कोई परेशान भी ना हो। वो लोग सोचने लगे। मैक ने कहा, चलो मुर्गा बनाते हैं किसी का। काया ने कहा, यार कोई बचा ही नहीं जिसको हमने परेशान ना किया हो, अब कोई हमारे झांसे में नहीं आएगा। है एक बंदा, मन ने कहा। कौन? सब एक साथ में बोल उठे। दर्श, सीना का बॉयफ्रेंड। सब श्री की तरफ देखने लगे। श्री ने कहा, ना बाबा ना, वो खड़ूस, क्या आप मेरी अर्थी उठवाना चाहते हो? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं जा रही हूँ, ओके बाय। जिया ने कहा, यार सिर्फ झूठ मूठ का प्रपोज करना है बस। सबने मुश्किल से श्री को मनाया। तब श्री ने कहा, वो तो 1 महीने से भी ज़्यादा हुआ स्कूल आया ही नहीं।
सब उसके सामने देखने लगे। उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे मैंने सीना को भी 1 महीने से नहीं देखा ना, इसलिए कहा। ओके, सब एक साथ बोले। श्री ने मन में ही राहत की सांस ली। मैंग ने कहा, ओके तो चलो, गेट पर जाता हूँ। जैसे ही वो आए उसे लेकर आ जाऊँगा। और श्री तू चिंता मत कर, हमें लगा बात बिगड़ने वाली है तो हम कुछ भी करें बीच में आ जाएंगे। ओके। मैंग स्कूल गेट के पास जाके खड़ा रहा। करीब 15 मिनट हो गए थे। वो जाने ही वाला था कि उसने दर्श को आते देखा। मैंग ने हाथ से इशारा किया तो वो रुक गया। दर्श, मुझे क्यों रोका? क्या मैं तुम लोगों को जानता नहीं हूँ? मैंग, हाँ आप हमारे सीनियर थे। मेरी दोस्त को आपसे काम है सिर्फ 15 मिनट, फिर आप चले जाना। दर्श ने कहा, ओके चलो, मुझे और भी काम है। मैंग ने मैसेज कर दिया श्री को। श्री अपने हाथ में गुलाब का फूल लेके तैयार हो गई। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी और होंठ सूख रहे थे। जैसे ही दर्श को देखा वो जैसे कहीं खो सी गई। वो दोनों पास आए तो मैंग ने कहा, श्री तुमको जो बोलना है वो बोल दे। दर्श ने उसे देखकर कहा, तुमको क्या काम है? श्री को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दर्श जैसे जाने को मुड़ा तभी उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, पर बस मुझे अपनी बात कहनी है। अगर आज नहीं कही तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। दर्श उसे देखने लगा। वो क्या बोलने वाली थी वो भी अब जानना चाहता था। श्री ने कहा, प्लीज़ माइंड मत करना। और श्री ने बोलना शुरू किया, आज मैंने तुमको 1 महीने 10 दिन 6 घंटे, और वो अपनी घड़ी की ओर देखती है, फिर कहती है 10 मिनट और 25 सेकंड के बाद देखा है। मुझे मालूम है कि इन बातों से तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने फर्स्ट टाइम तुमको लाइब्रेरी में देखा था। तुमको इकोनॉमिक्स की बुक ढूंढ रहे थे। मैं सामने से टकराई, तुमने बुक उठाई और सॉरी बोलकर निकल गए। तुम्हारी आवाज़ इतनी रौबदार थी कि महीनों तक मेरे कानों में गूंजती रही और आंखें तो मेरी जैसे डूब ही गई थीं। जब दूसरी बार देखा तो तुम अपनी फटफटी लेकर स्कूल में आ रहे थे। पहली बार देखा तुम्हारे अलावा किसी के पास बाइक नहीं थी। कोई लड़का साइकिल लेके तुमसे टकराने वाला था। तुमने वक्त रहते ही ब्रेक लगा दी और वो लड़का तुम्हारा गुस्साई हुई शक्ल देख के बिना साइकिल लिए भाग गया था। मैंने पहली बार गुस्सा देखा था तुम्हारा, और जितनी बार देखा तब खड़ूस ही लगे। हाँ, पर तुम हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हो। मैंने देखा था तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा था और तुम्हारे चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल आ गई थी। पहली बार ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था। और एक बात, तुम ज़्यादातर वाइट कपड़े ही पहनते हो। तुम्हारा जूता नंबर 9 है। तुमको पढ़ना बहुत ही पसंद है और नुक्कड़ की चाय। और तुम दाढ़ी रखते नहीं, पर उसमें बहुत अच्छे लगते हो। और जब पहली बार तुमको गाते हुए सुना तो मैं तुम्हारी फ़ैन हो गई। वो गाना था, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। मुझे पता है कि तुम मेरे नहीं हो, क्या करूं? फिर भी प्यार हो गया और वो चुप हो गई। दर्श बस उसे देखता रहा। उसने सोचा कि उसके गर्लफ्रेंड भी इतने साल उसके साथ रहने पर भी शायद उसे इतने अच्छे से नहीं जानती होगी। वो जाने लगा और कहा, तुम्हारी कोई ट्रिक मेरे सामने नहीं काम आएगी। मैं खूब जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को। श्री ने कहा, ओ बाबू साहब, बहुत लड़कियों को देखा होगा मगर मेरी जैसी नहीं। प्यार था तो कह दिया, पर ये श्री आपको वादा करती है कि आपको मुड़कर भी नहीं देखेगी। और एक बात कि आपकी सीना है ना, वो आपकी है ही नहीं। मैं दुआ करूँगी कि ऐसा ना हो, पर वो मुझ जैसी नहीं है ना, तो गारंटी नहीं ले सकती। और वो दर्श के पास से गुजर गई। लास्ट 4 साल से श्री दर्श को पसंद करती थी। उसे देखते देखते कब प्यार हो गया वो उसे खुद भी मालूम नहीं था। श्री ने कभी कोशिश भी नहीं की थी दर्श उससे बात करे या फ्रेंडशिप। उसे तो एक तरफा प्यार करने में ही मज़ा आने लगा था। वो जहाँ भी जाता उसे उस जगह वो फॉलो करती। यह बात अपने दोस्तों को वो कभी भी बताने वाली नहीं थी कि दर्श से वो प्यार करती है। पर एक ही पल में बहुत कुछ हो गया था। उसके सारे दोस्त तो ऐसे खड़े थे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। जब वो वहाँ से जा रही थी तो दर्श उसे देखता ही रहा, पर श्री ने एक बार भी उसे मुड़कर नहीं देखा। उसके सारे दोस्त
स्टैचू बनकर खड़े थे। तभी मैंग उसके पीछे भागा और श्री को रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? श्री ने चिढ़ते हुए कहा, हॉस्टल। मैंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बाकी सब खड़े थे, वहाँ ले गया। उसने सबको चुटकी बजाकर कहा, ओ चलो होश में आओ, मूवी ख़त्म हो गई। तब एक साथ सब के सब श्री को ही घूरने लगे। जिया ने अपना गला साफ किया और श्री को पूछा, क्या था ये? श्री, क्या? निशी ने कहा, अरे 10 मिनट पहले जो कुछ बोला वो क्या था? श्री नज़र चुराते हुए बोली, अच्छा वो? अरे कुछ नहीं, बस उसकी थोड़ी खिंचाई करी। आप सब ने तो कहा था। जिया ने कहा, श्री की बच्ची, तूने दर्श को नहीं, हमें मुर्गा बनाया है। तू उसे प्यार करती थी और बताया भी नहीं। काया ने कहा, सच में यार, अब मालूम हुआ कि मुर्गा बनने के बाद कैसी फीलिंग आती है। और वो गाने लगी, बड़े अच्छे लगते हैं। और ये सुन के सब एक साथ हंसने लगे। जिया ने श्री से कहा, तुमने क्यों नहीं बताया ये? क्या बताती कि देखो उस इंसान से मुझे प्यार हुआ है जो मुझे प्यार करता ही नहीं, या फिर ये बताती कि मैं दर्द से प्यार करती हूँ। पर एक प्रॉब्लम है कि वो मेरी तरफ देखता ही नहीं, श्री ने उदास होते हुए कहा। मन ने कहा, चलो यार कोई नहीं, आज से इस बात को इस जगह ही दफन कर देते हैं और आज के बाद कोई भी दर्द का नाम नहीं लेगा। चलो मुस्कुराओ सब। वो आखिरी दिन था। उसके बाद श्री कभी भी दर्श के सामने नहीं आई थी। वो अपनी यादों में खोई हुई थी। तब उसे लगा कि किसी ने गर्म कपड़ा उस पर डाला हो। वो पीछे मुड़ी तो दर्श था। श्री ने गर्म शाल उसे वापस देते हुए कहा, थैंक्स, बट मुझे नहीं चाहिए। दर्श ने कहा, सॉरी। श्री, किस लिए? दर्श, उस बात के लिए जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। श्री, वो तो आपने बोल दी, अब क्या? दर्श, क्या तुम माफ़ नहीं कर सकती मुझे? श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात कहें आपसे, हम कभी नाराज़ ही नहीं हो पाए आपसे। अगर हम नाराज़ ही नहीं थे तो माफ़ करने की बात ही नहीं आती। दर्श उसे बस देखता ही रहा। वो कहना चाहता था कि श्री, जब से तुम दूर हुई तब से मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम ही छाई हुई हो और ये दिल शायद तुम्हें देखने के लिए ही धड़कता है। दर्श बोलने जा ही रहा था कि वहाँ काया आ गई। तुम दोनों यहाँ हो? वहाँ जीजू और जिया तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। श्री ने कहा, चलो मैं आ रही हूँ। वो काया के साथ चली गई, पर उसने मुड़कर एक बार दर्श की ओर देखा। जैसे ही श्री ने एक नज़र दर्श की ओर डाली, उसकी काजल भरी नज़रों ने जैसे दर्श को घायल कर दिया हो। वो भी उसके पीछे पीछे खिंचा चला गया। अनुज ने सबको कहा, अटेंशन प्लीज़। सब उसकी ओर देखने लगे। अनुज ने दर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आज वो मेरे संगीत में मेरे लिए एक सॉन्ग सुनाएगा। दर्श ने कहा, यार बहुत साल हो गए मैंने कोई गाना नहीं गाया, प्लीज़ यार रहने दे। अनुज ने हंसते हुए कहा, यहाँ थोड़ी ना कोई कंपटीशन है, चल शुरू हो जा। दर्श ने देखा तो वहाँ स्टेज के सामने सब उसका गाना सुनने के लिए बेताब खड़े थे, पर उसकी नज़रें सिर्फ श्री को ढूंढ रही थीं। उसने चारों नज़रें घुमाईं और जैसे ही श्री को देखा तो गाना शुरू किया। जैसे ही गाना ख़त्म हुआ, सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और बंस मोर कहने लगे। दर्श की नज़र सिर्फ श्री पर थी। संगीत शुरू हुआ, कपल डांस हुआ। जिया, अनुष्का, काया, मैंग, मन, निशी, उन चारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी। उसके माँ बाप, सास ससुर सब ने जम के डांस किया। रात के 2 बज गए थे। संगीत समारोह ख़त्म हुआ। सब अपने अपने कमरे में चले गए। जिया ने श्री को अपने कमरे में ही ठहराया था। दोनों फ्रेश होकर बेड पर लेट गईं। जिया ने श्री को देखते हुए एक बात पूछी, श्री, हाँ पूछ। जिया, अभी भी क्या तुम दर्द से प्यार करती हो? श्री ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं, पर इतने सालों में कोई पसंद भी नहीं आया या दिल ने किसी को दिल में आने की इजाज़त ही नहीं दी शायद। दिन तो निकल जाता है पर रात कई कई बार नहीं गुजरती। बिगड़ैल है ना ये यादें, देर रात को टहलने निकलती है। और उसने जिया को कहा, चल सो जा, अगर डार्क सर्कल पड़ गए तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। जिया उसे देखती रही। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पाई। ओके, गुड नाइट, सो जाना, ज़्यादा सोचना मत, आराम से उठना,
शादी का मुहूर्त शाम का है इसलिए। जिया सो गई थी पर श्री की आंखों से नींद गायब थी और वहाँ दर्श भी अपनी करवटें बदल रहा था। उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया और सुबह 5 बजे का अलार्म सेट करना था और सोने की कोशिश भी। उसने ठान लिया था कि कल वो श्री से बात करके रहेगा। हल्की सी धूप खिड़की से होकर श्री के चेहरे पर गिर रही थी। जिया बार बार पर्दे को ऊपर नीचे करके श्री को परेशान कर रही थी। श्री चिढ़ते हुए सोते सोते ही बोली, यार सोने देना, काफ़ी दिनों बाद सुकून भरी नींद आई है। श्री की बच्ची घड़ी में देख कितने बजे हैं, शादी में आई है या सोने, चल उठ। श्री ने कहा, यार बस 10 मिनट ही। जिया ने कहा, उठ यार, नहीं तो पानी डालूंगी। श्री उठते हुए, छोड़ूंगी नहीं तुझे, और वो पिलो उठा के मारती है। जिया रुक तू, और वो बेड पर जाके श्री के ऊपर चढ़ जाती है। श्री ने जिया की ओर देखते हुए उससे पूछा, क्या देख रही है? जिया, यार तू कितनी खूबसूरत लग रही हो, जी करता है तुमसे ही शादी कर लूँ। श्री ने कहा, कर लो फिर। मैं जीजू को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि वो कोई और लड़की ढूंढ ले, और वो आंख मारती है। जिया ने कहा, यार बड़ी देर कर दी तूने, चल अगले जन्म में शादी करते हैं, इस जन्म में हमसे ना हो पाएगा। फिर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। जिया ने कहा, चलो अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तेरा ब्रेकफास्ट के लिए वेट करती हूँ। काया और बाकी सब भी आ गए हैं। वो जाते जाते मुड़ी और कहा, वहाँ मैंने जो साड़ी रखी है वो ही पहन कर आना, वरना मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। और वो रूम से निकल जाती है। श्री ने देखा तो नेवी ब्लू कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी थी और उसके साथ मैच ज्वेलरी। उसे बहुत ही पसंद आया जिया का ये तोहफा। उसने कपड़े हाथ में लिए और वो नहाने चली गई। उस ओर दर्श आराम से सो रहा था। फ़ोन की रिंग बजे ही जा रही थी, तब अनुज ने दर्श को कहा, यार तेरा फ़ोन उठा ले या स्विच ऑफ कर दे, मेरी नींद हराम कर रहा है। दर्श त्वरित उठ गया और उसने देखा तो 10 बज गए थे। वो सोचने लगा कि अलार्म किसने बंद किया, खुद मैंने। अनुज अंगड़ाई लेते हुए, क्या यार तू बोलता नहीं और तेरा फ़ोन चुप नहीं रहता। 5 बजे साले अलार्म कौन रखता है? दर्श, ओह शिट, तुमने बंद कर दिया था। अबे साले, कोई ऐसे ही तो अलार्म लगा के सोता नहीं है, कुछ तो काम होगा ना मुझे। क्या यार जगाए देता, उदास होते हुए उसने कहा। सॉरी यार, मुझे लगता है कि तू एक्सरसाइज करता है 5 बजे उठकर, उसका होगा इसलिए बंद कर दिया, अनुज ने अफसोस जताते हुए कहा। वैसे क्या काम था? अनुज ने अपनी पलकें उचकाते हुए पूछा। दर्श का प्लान था कि जब सब सो रहे होंगे तब वो श्री के कमरे में जाके उसे उठा के उसको बाहर ले आएगा। फिर उसके साथ बैठकर सारी बातें क्लियर कर देगा और अपने दिल की बात भी बोल देगा। इसलिए अनुज के कवर से जिया के रूम का एक्स्ट्रा की भी ले ली थी। वो उदास हो गया। कुछ नहीं यार, बस काम था, हो गया होता तो बताता। अनुज ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर कभी कोशिश कर लेना। चल मैं नहाने जा रहा हूँ, तुझे जो पसंद आए वो कुर्ता तू अपने लिए निकाल ले। श्री बाथरूम से बाहर आई, ड्रेसिंग टेबल के सामने जो चेयर पड़ी थी उस पर बैठी। वो खुद को आईने में निहार रही थी। उसे लगा कि पीछे दर्श खड़ा है। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। उसने आंखों को बंद कर लिया, फिर भी दर्श ही दिखा। वो खुद से ही बातें करने लगी, क्यों आप हर जगह नज़र आते हो? दिल में तो थे ही, अब दिमाग में भी घर कर दिया है। ओह, यही इसकी सारी जैसा है, जितनी भी बार करो कम होता ही नहीं। बहुत बुरे हो तुम, फिर भी तुमसे अच्छा कोई नहीं लगता। क्या करूं, अब मुझे आज रात ही निकलना ना पड़ जाए, वरना पागल हो जाऊंगी। दर्श बाबू, तुम्हारी खुशियों के ठिकाने बहुत होंगे, मगर हमारी बेचैनियों की वजह सिर्फ तुम हो। उसने खुद को संभाला और रेडी होने लगी। श्री तैयार होकर कॉरिडोर से गुजर रही थी। सामने से अनुज और दर्श आ रहे थे। इत्तेफाक यह था कि दर्श और श्री ने एक ही कलर के कपड़े पहने थे। दर्श की नज़र जब श्री पर गई तो वो एक पल के लिए थमसा गया। उसने अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाया था। थोड़े थोड़े जो बाल रह गए थे उसके चेहरे पर बार बार आके आंख मिचोली खेल रहे थे और उसकी वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। चेहरे पर हल्की स्माइल थी। श्री फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और चली ही जा रही थी। अनुज ने आवाज़ दी, साली साहिबा इस तरफ, ध्यान कहाँ है आपका?
अरे वाह, आप दोनों मैचिंग मैचिंग खेल रहे हो क्या? तब श्री ने दर्श की ओर देखा और सिर्फ स्माइल दी। वो लोग गार्डन में पहुंच गए जहां दिया ने एक सुंदर टेबल तैयार करवाया था। मैग ने श्री को देखते हुए कहा, तुम अभी भी नहीं बदली, वही लेट लतीफ़ हो। कब से भूख लगी है, तेरे चक्कर में मुझे 3 गिलास पानी पीना पड़ा। और ये जिया मैम, उन्होंने कहा जब तक हमारी स्टूडेंट नहीं आ जाती तब तक कोई कुछ भी ऑर्डर नहीं करेगा। इस बात पर सब हंसने लगे और कहा, चलो नाश्ता मंगवाएं। अब नाश्ता आया। सबने अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट मंगवाया था और वो उस पर टूट पड़े। सब आराम से नाश्ता कर रहे थे कि तभी किसी ने दर्श की आंखों को पीछे से बंद किया। दर्श ने हाथों को छूते हुए कहा, पीहू। पीहू ने कहा, हर बार कैसे पकड़ लेते हो? दर्श ने श्री की ओर देखते हुए कहा, मेरी लाइफ का रूल्स है कि एक बार जो कोई मेरी लाइफ में आ जाए तो सामने वाला जब तक ना चाहे तब तक वो मेरी लाइफ से निकल नहीं सकता। अनुज ने कहा, यह हमारे बचपन की दोस्त है, वो नहीं आने वाली थी। पर दर्श एक ही बार कहा तो आ गई, हमारी तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। पीहू ने कहा, अरे बाबा, मुझे मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है, सॉरी यार, माफ़ कर दे। अनुज ने कहा, ओके, चल तू भी क्या याद करेगी। फिर अनुज ने पीहू को सबसे मिलवाया और वो भी सबके साथ बैठ गई। काया ने जिया के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यार ये कौन है? कहाँ हम श्री और दर्श को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये शरद बनकर टपक गई बीच में। जिया तू चुप हो जा, मैं कुछ करती हूँ। पर ये काया है, चुप कैसे रह सकती है? काया ने कहा, दर्श तुमको याद है वो गाना? बड़े अच्छे लगते हैं। जिया की ओर देखकर वो आँख मारती है। दर्श, हाँ मेरा फेवरेट है। काया, ओ वाह क्या बात है, ये तो हमारी श्री का भी फेवरेट है। उसके फ़ोन की कॉलर ट्यून और रिंग ट्यून दोनों यही हैं। उसने दर्श का फ़ोन लिया और श्री का नंबर डायल किया और दर्श को कहा कि अब सुनो। श्री ने फ़ोन को काया से छीनते हुए, पागल है क्या, क्या कर रही है? अनुज, यार सुना दे, मज़ा आ जाएगा। दर्श, नहीं यार, रात की तरह शुरू मत हो जा प्लीज़। निशी ने कहा, यार मुझे भी वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तुम सुना दो ना। मन ने कहा, सुना ही दे यार, फिर पता नहीं कब मिलेंगे हम दोबारा। पीहू ने कहा, यार वो जो लड़की बोलती है ना लास्ट में, वो आवाज़ मैं दूंगी। जिया ने कहा, दर्श एक काम करो, वो सॉन्ग की लास्ट लाइन गुनगुना दो प्लीज़, रिक्वेस्ट। ओके बाबा, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा। अनुज, बहुत कंजूस हो साले। दर्श, अरे ये भाभी के लिए ये गिफ्ट है, तेरे लिए नहीं। वो श्री की ओर देखता है, वो गाना शुरू करता है, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सब एक साथ क्लैप करते हैं। सब नई पुरानी कोई अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। सब बातों में मशगूल थे, पर श्री दर्श को देखे जा रही थी और लास्ट वाली लाइन उसके दिमाग में घूम रही थी। वो खड़ी हुई और कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे कॉल रिसीव करना पड़ेगा। कोई कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गई। वो रिसोर्ट के पीछे बने झील के पास बनी बेंच पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि कोई उसके पास आके बैठा है। वो निशी थी। निशी, क्या हुआ, कॉल पूरा हो गया? ओह मैं भूल गई, वो तो तुम टेबल पर भूल कर आई थी। लो श्री। श्री सिर्फ नज़रें झुकाकर बैठी थी। निशी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, देखो श्री, सबको दिखता है और तुम खुद भी जानती हो कि तुम्हारे दिल में सिर्फ दर्द है, तो क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ़ देती हो? बता दो उसे। पहले का तो पता नहीं, पर अब वो तुमसे प्यार करने लगा है। मैंने देखा है, वो हर बार कोशिश करता है और तुम टाल देती हो। क्यों श्री? श्री भारी आवाज़ से कहती है, क्योंकि इस बार उसने ऐसा कुछ बोल दिया जो मेरा दिल सुनना भी ना चाहता हो, और इस बार बिखरी तो खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। शाम का वक्त था, तारों के साथ चंद्रमा भी अभी अभी आसमान में दिखे थे। हल्की सी ठंडी शीतलहर आ रही थी। आज की शाम बाकी की शाम से बहुत अलग ही और सुंदर थी। पूरे रिसोर्ट को फायर स्टिंग लाइट से सजा दिया गया था। फाउंटेन भी कलरिंग लाइटों से सजा हुआ था, और जब उसमें से पानी के फव्वारे और कलरिंग लाइट
मिलते तो वो नज़ारा इंद्रधनुष जैसा दिख रहा था। मीठी और धीमी शहनाई की धुन बज रही थी। शादी का मंडप पूरा फूलों से सजा हुआ था। पंडित जी देवों का आह्वान कर रहे थे और दूल्हे राजा सज धज के दुल्हन का इंतजार। श्री काया निसी जिया को तैयार होते हुए देख रहे थे। जिया ने चेरी रेड कलर का लहंगा पहना था, गले में कुंदन का जड़ाऊ लंबा हार और नाक में नथ और मांग टीके से उसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर कर आ रही थी। श्री ने मेकअप आर्टिस्ट को कहा, मैम का टचअप मैं कर लूँगी, अब आप जा सकते हो। तीनों सहेलियों ने मिलकर जिया को तैयार किया। पंडित जी के बुलाते ही जिया को मंडप में ले जाया गया। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए। धीरे धीरे सारी विधियां शुरू हुईं। मंगल फेरों का वक्त आया। दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर फेरे ले रहे थे। सब दोस्त खड़े हो गए। अनुज के दोस्त जिया को और जिया के दोस्त अनुज को फूल मार रहे थे। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे। पास में स्पीकर पर गाना बज रहा था। सब शादी की रस्में देख रहे थे, पर श्री की नज़रें दर्श को। उसने देखा तो सब थे, वहाँ दर्श नहीं था। उसकी आंखें बेचैन होकर दर्श को ही ढूंढने लगी थीं। वो चोरी से नीचे उतरी और इधर उधर देखने लगी। पीछे से किसी ने श्री की पीठ थपथपाते हुए कहा, किसे ढूंढ रही हो? देखा तो वो दर्श था। श्री ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। दर्श स्माइल करते हुए, क्यों, आप हमें खोज रही थीं, हम जान सकते हैं? श्री दर्श को ढूंढने में इतनी खो गई कि जब दर्श ने पूछा तो उसको ये ख्याल ही नहीं रहा कि ये बात उसे नहीं बतानी थी। वो कुछ उत्तर दिए बिना ही जा रही थी कि दर्श ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, श्री तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बोलो क्यों हमें यूँ बेचैन होकर ढूंढ रही थी? श्री पीछे देखे बिना ही कहा, पता नहीं, और वो चलने लगती है। दर्श ने श्री से कहा, भले ही तुम अभी जा रही हो, पर याद रखना मैं इस सवाल का जवाब सुने बिना तुमको कहीं जाने नहीं दूंगा। श्री का दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो दौड़कर निशी के पास जाती है। निशी ने श्री की ओर देखते हुए, तेरी सांस क्यों इतनी फूल रही है, क्या हुआ? श्री, अरे बाथरूम गई थी, दौड़कर आई इसलिए। निशी ने कहा, ओके चल पानी पी ले। वो श्री को पानी की बोतल पकड़ाती है, पर उसकी नज़र सामने से आ रहे दर्श पर गई। वो मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा श्री भी उस तरफ से ही आई थी, तो कुछ हुआ है इन दोनों में। श्री, क्या दर्श भी आया था तेरे साथ बाथरूम में? श्री ने निशा की ओर घूरते हुए कहा, छी छी, नशा किया है क्या? और वो जिया और अनुज की ओर धीरे धीरे फूल फेंकने लगी। जब श्री की नज़र दर्श पर गई तो वो उसे ही देखे जा रहा था। दर्श ने आंखों से इशारा करते हुए श्री को कहा, बताओ। श्री ने अपना सर नामे हिलाया। निशी कब से इन दोनों की आंखों के इशारे देख रही थी। वो श्री के करीब जाकर बोली, तुम्हें यूँ देखकर वो गाना याद आ रहा है, आंखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, एकटक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे वो बात कहती है। इतना गा के निशी हंसने लगती है और श्री शर्म से पानी पानी। अनुज और जिया के फेरे ख़त्म होते हैं। मंगलसूत्र सिंदूर रस्म पूरी होती है। वो लोग बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने सारे दोस्तों से मिलते हैं। सब दोस्तों ने मिलकर दोनों को शादी का तोहफा दिया। राजमहल पैलेस होटल में हनीमून स्वीट बुक करवाया था। वो दोनों ने अपने सारे दोस्तों को हक किया और थैंक्स कह के पैलेस के लिए निकल गए। पूरे दिन की थकावट की वजह से सब अपने अपने कमरे में आ गए। श्री ने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि कल जिया उसके साथ थी, पर आज वो अकेली है। वो उठी, शाल ओढ़ी और अपने कमरे से निकलकर झील की ओर बढ़ गई। उसने देखा कि पहले से ही कोई बैठा हुआ है, तो श्री ने अपने कदम पीछे ले लिए। तभी उसी ओर से आवाज़ आई, श्री नींद नहीं आ रही क्या? श्री चौंक गई क्योंकि ये आवाज़ दर्श की थी। वो उसके पास जाके थोड़ी दूरी बना के खड़ी रही और कहा, तुमको कैसे पता कि मैं हूँ? दर्श ने कहा, तुम्हारी आहट से। श्री कुछ नहीं बोल पाई, बस वो झील की तरफ देखती रही। दर्श ने कहा, शादी क्यों नहीं की तुमने? श्री ने कहा, वक्त ही नहीं मिला। पर तुमने क्यों नहीं की शादी? दर्श, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। श्री ने कहा, ओह अच्छा, वो सीना तो थी, उसका क्या हुआ? दर्श श्री की ओर देखते हुए, जिस दिन तुमने प्रपोज किया
बस उस दिन से ही मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कना शुरू हो गया था। वहाँ से जाने के बाद जब मैं सीना के पास गया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। वो बातें करती थी पर दिल को सुकून नहीं देती थी। मैं सीना में तुमको ढूंढने लगा था, उससे बात करता था पर आवाज़ तुम्हारी ही मेरे कानों में गूंजती थी। मैंने गुस्से में तुमको थोड़ा कुछ सुनाया था पर बाद में तकलीफ़ मुझे ही हुई थी। मेरी नज़र हर बार तुमको ढूंढ रही थी पर तुम नहीं दिखी। श्री कुछ भी बोल ना पाई, वो सिर्फ दर्श को देखती रही। उसने देखा कि दर्श की आंखों में नमी थी और उसकी भी। दर्श ने फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम चली गई। मैंने ढूंढने की कोशिश की पर तुम नहीं मिली। तुम्हारे दोस्त भी नहीं मिले। तुम लोगों ने कहाँ एडमिशन लिया, कौन से कॉलेज था, कौन सा शहर, कुछ नहीं पता था। बड़ी मुश्किल से निशी का पता मिला था पर उसने भी मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ थी। उसने कहा तुम मुझे मिल गई हो और तुम्हारी शादी हो गई है। पर मुझे एक बार तुमसे मिलना था। जब अनुज ने जिया की फ़ोटो दिखाई तब एक उम्मीद जागी कि हाँ तुम आओगी। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ आके ये भी पता चला कि तुम सिंगल हो। वो श्री के करीब गया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे पर किस किया और कहा, आई लव यू। श्री खुद से भी ज़्यादा और वहाँ से जाने लगा। फिर उसने रुकते हुए कहा, कल मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। उम्मीद करता हूँ तुम जो भी फैसला लोगी वो सोच समझ के लोगी। इस बार प्रॉमिस करता हूँ हर्ट नहीं करूँगा। सुबह सुबह पंछियों के कलरव से सारा रिसोर्ट गूंज रहा था। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लॉन पर पानी के छंटकाव से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। तितलियां फूलों पर मंडरा रही थीं। पूरा रिसोर्ट अपना अनोखा सौंदर्य बिखेर रहा था। धूप थी पर मीठी लग रही थी सर्दी के कारण। श्री टहल रही थी और खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रही थी। पीछे से आवाज़ आई, आप ही श्री मैम हो? श्री ने मुड़कर देखा तो रिसोर्ट का वेटर था। उसने स्माइल देते हुए हाँ कहा। वेटर ने कहा, यह गिफ्ट एक सर ने आपको देने के लिए कहा है। श्री, कौन थे वो सर? नाम तो याद नहीं पर मैंने आपके साथ उन्हें कई बार देखा है मैम, वेटर ने कहा। श्री ने कहा, ओके थैंक्स, और उसने वो बॉक्स अपने हाथों में ले लिया और वो वेटर वहाँ से चला गया। श्री अपने रूम में अंदर आई और वो गिफ्ट बॉक्स को देखने लगी। उसने सोचा कहीं यह महक या मन की शरारत तो नहीं। उसने धीरे से उस बॉक्स को खोला और जैसे ही वो खुला उसमें से गुलाब की पंखुड़ियाँ उड़ीं और पूरे बेड और श्री पर बिखर गईं। श्री ने बॉक्स में देखा तो एक लेटर था और बहुत ही सुंदर गोल्डन और मैरून कलर की बनारसी सिल्क की साड़ी और ज्वेलरी थी। श्री ने लेटर हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। डियर श्री, आई होप कि तुम्हें यह तोहफा पसंद आया होगा। मैं ये तुम्हारी शादी की गिफ्ट के तौर पर लेके आया था। तब पता नहीं था कि तुम अभी भी मेरी हो, पर यह शायद मैं कह सकता हूँ अब। यकीन तो है मुझे, पर आज शाम ये साड़ी पहन लोगी तो यकीन गहरा हो जाएगा और तुम्हें आई लव यू कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कल जो कहा था वो दिल से था। अभी पापा को एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ तो हम सीधा शाम को ही मिलेंगे। मैं इंतज़ार करूँगा और ज़्यादा मत हंसो, तुम्हारे गाल दुखने आ जाएंगे। आई लव यू। उसने लेटर को अपने हाथों में लिया और 4-5 बार किस कर दी। फिर लेटर और साड़ी को अपने सीने से लगा के देर तक बैठी रही। वो अपनी बाहों में दर्द को फील कर रही थी। वो लेटर पढ़ के इतनी खुश थी कि उसने जिया को कॉल लगा दिया। 2-3 बार फ़ोन करने के बाद वो कॉल रिसीव करती है। जिया, क्या है यार, सोने देना। श्री, अभी भी सो रही है क्या? हाँ, कल रात देर तक जगी थी तो नींद पूरी नहीं हुई, जिया ने कहा। श्री, ओए होए, क्या बात है? क्या हुआ कल रात? तेरी शादी हो जाने दे, बाद में बताती हूँ, जिया ने कहा। श्री ने कहा, बाबा मजाक कर रही हूँ, एक बात बतानी थी। और उसने रात को और सुबह दर्श ने जो किया वो सब बता दिया। जिया, ओ माय गॉड, तूने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मैं बता नहीं सकती। मैं अभी ही अनुज को बताती हूँ। श्री, नहीं यार, मैं सबके सामने उसे प्रपोज करना चाहती हूँ, तुम किसी को भी मत बताना। चल बाय। और वो फ़ोन रख देती है और वो तैयार होकर उसके दोस्तों के पास आई। निशी ने कहा, यार ये श्री कुछ अलग नहीं दिख रही है।
महक ने कहा, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तू भी इस गधी के साथ रहकर उसके जैसा बन गया है, निशी ने मुंह बनाते हुए कहा। तब तक श्री वहाँ आ जाती है। श्री, क्या बात हो रही है, हमें भी बताओ। काया, कुछ नहीं, बस ये हम लोग सोच रहे थे कि तू दर्श को फिर कब प्रपोज करेगी। ओह, आज शाम ही कर दूं अगर तुम लोग चाहो तो, श्री ने हंसते हुए कहा। तेरे बस की बात नहीं है, पहले की बात और थी, पर अब तुम में वो दम नहीं रहा, मन ने कहा। श्री, क्या तू मुझे चैलेंज कर रहा है? अगर मैंने ये कर दिया तो मुझे क्या देगा, बोल। मन सोचते हुए, हाँ, तू जो भी कहेगी वो। श्री, ओके, तो तू अपने ये लंबे बाल कटवा देना। डन, मन ने कहा। मयंक, काया, निशी श्री की ओर देखते ही रहे। मयंक ने कहा, सच कहा यार, ये तो पहले वाली शरारती बंदी बन गई है। मन के बाल सच में गए और वो तीनों हंसने लगे। दर्श अपनी फैमिली को एयरपोर्ट से लेकर सीधा अनुज और जिया के पास जाता है। जिया और अनुज की फैमिली भी वहाँ थी। शाम को रिसेप्शन भी वहीं रखा हुआ था। उन लोगों को पीहू की फैमिली ने भी ज्वाइन किया। 7 बज गए थे। मयंक और मन पिछले आधे घंटे से वो तीनों लड़कियों का इंतज़ार कर रहे थे, पर रूम से आवाज़ आती सिर्फ 5 मिनट। मन का माथा टनका और उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहा, 1 मिनट के अंदर तुम लोग बाहर नहीं आई तो हम तुम तीनों को छोड़कर चले जाएंगे। काया ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अरे नहीं, बस हम आ ही रहे थे, चलो। वो तीनों रूम से बाहर निकलती हैं। महक ने कहा, तुम लोग चाहे जितना भी मेकअप क्यों ना कर लो, बंदरिया ही लगोगी। इस बात पर मन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। निशी ने गुस्से में दोनों को घूरा और मारने गई तो श्री ने धीरे से कहा, अभी इतनी जल्दी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, बाद में दोनों से निमट लेंगे, पर अभी हमें देर हो रही है तो चलो। निशी ने उन दोनों को कहा, बाद में देखती हूँ। वो लोग करीब 7:30 बजे रिसेप्शन वेन्यू पहुँच गए। पूरे होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सारे रिलेटिव और अन्य मेहमान भी आ गए थे। सब लोग स्टेज पर जाकर न्यूली मैरिड कपल को बधाई और गिफ्ट दे रहे थे। उन्होंने गाड़ी पार्क की, फिर जिया और अनुज को बधाई देने चले गए। जिया और अनुज साथ में, अब आ रहे हो, कैसे दोस्त हो, कब से फंक्शन शुरू हो गया है। सॉरी, चल अपना मूड ठीक कर, बाद में डांट लेना। किसी ने फ़ोटो खींच लिया तो तेरी फ़ोटो खराब आएगी। फिर सबने हंसते हुए कहा, हम नीचे जाते हैं। सबने हक किया और वो लोग नीचे चले गए। एक टेबल पर वो पांचों बैठ गए। जिया को खुश देखकर वो लोग भी बहुत खुश थे और कोल्ड ड्रिंक पीते पीते बातें कर रहे थे। काया को कुछ याद आया। वो श्री की ओर देखते हुए बोली, आप मैडम प्रपोज कब करने वाली हैं? देख, वो कब से तुझे ही घूरे जा रहा है। और मुझे इस मन के कटे हुए बाल चाहिए, हमें बंदरिया बोल रहा था। श्री ने हंसते हुए कहा, तेरी ख्वाहिश जल्दी पूरी होगी, बस सब्र रखो। उस ओर कब से दर्द श्री के आने की राह देख रहा था। जैसे ही उसने श्री को देखा, वो देखते ही रह गया। उसके दिए गए तोहफे में वो बहुत ही फब रही थी। आज उसकी आंखें कातिल लग रही थीं, जो किसी को भी घायल कर सकती थीं। साड़ी का पल्लू उसने खुला रखा था, गले में नेकलेस पहना था और उसके काले और घने लंबे बाल खोले रखे थे। वो दूर से श्री को देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखे और श्री को फ्लाइंग किस दी। श्री ने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया और स्माइल दी। श्री ने देखा कि पीहू दर्श के हाथों में खुद का हाथ डाल के उसे कहीं ले जा रही थी। उसे बुरा लगा। वो खड़ी हुई और देखने लगी कि वो क्या कर रही है। वो उससे थोड़ी दूरी बना के खड़ी थी। उसे लगा कि यही शायद दर्श और पीहू की फैमिली है, पर क्या बात हो रही है वो सुनाई नहीं दे रही थी। दर्श ने कुछ बहस की और वो वहाँ से चला गया। श्री दर्श के पास जाने ही वाली थी कि पीहू आ गई। पीहू, हेलो। श्री, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, श्री ने कहा। मुझे तुमको किसी से मिलवाना है। इतना कहकर श्री को उसी जगह वो ले गई जिस जगह थोड़ी देर पहले दर्श खड़ा था। सतीश अंकल, ये दर्श की बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे भी ज़्यादा करीब। और श्री, ये दर्श के पापा हैं। श्री ने नमस्कार किया उन्हें। फिर पीहू ने कहा, श्री, अंकल चाहते हैं कि मेरी और दर्श की मंगनी की डेट इसी जगह अनाउंस हो, पर दर्श नहीं मान रहा है। प्लीज़ तुम उसको मनाओ।
वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालेगा। पीहू मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि एक तीर से उसने श्री नाम का पत्ता काट दिया। जब ये बात श्री ने सुनी तो उसका दिल जोरों से दुखने लगा। अगर इस वक्त कोई प्यार से दो शब्द बोल देता तो शायद वो रो ही देती। तभी सतीश जी ने कहा कि हाँ बेटा, इतना काम कर दो। पीहू ने कहा कि कल ही दरस ने पीहू को प्रपोज किया है, फिर पता नहीं क्यों मना कर रहा है, और दर्श को मनाना मतलब लोहे के चने खाने जैसा है। श्री ने खुद को संभाला और कहा ओके अंकल, और वो वहाँ से निकल गई और पीहू के होंठों पर कातिल हंसी छा गई। श्री दर्श के पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या बात है, मंगनी कर रहे हो, बताया भी नहीं। अरे सगाई हो रही है, कांग्रेचुलेसन। दर्श ने श्री को आवाज़ देते हुए कहा, एक बार मेरी बात तो सुनो। पर श्री वहाँ से निकल गई, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। दर्श का दिल जोरों से दर्द करने लगा। श्री वहाँ से स्टेज पर आई और माइक हाथ में लेते हुए कहा, अटेंशन प्लीज़। सब श्री की ओर देखने लगे। श्री ने कहा, क्या मैं आपका कीमती समय ले सकती हूँ? सबने हाँ कहा। मैंग, मन, काया, निशी और जिया, अनुज भी उसकी ओर देखने लगे। ये क्या करने जा रही है? श्री ने बोलना शुरू किया, मेरा कोई परिवार नहीं है। आज से 16 साल पहले ही मैंने मॉम और डैड को खो दिया था। इसके बाद हॉस्टल शिफ्ट होना पड़ा। पैसे बहुत थे पर अपना कहने वाला कोई नहीं था। अपने दोस्तों पर इशारा करते हुए कहा, फिर मेरी लाइफ में ये पांचों आए और इतनी खुशी भर दी कि कभी अपनों की याद आई ही नहीं। फिर थोड़े समय बाद प्यार हुआ। मैंने प्रपोज भी किया, पर वो मेरा था नहीं तो एक्सेप्ट कैसे करता। वो इसलिए कि उसने उस दिन से पहले मुझे देखा ही नहीं था। दर्श को लगा कि ये अपना दर्द बयां कर रही है। इस तरह से उसे देख दर्श को तकलीफ़ होने लगी। तभी श्री ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सालों बाद वो मुझे फिर मिला और पता चला कि वो मुझसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो आप सब बताओ मैं क्या करूं? स्टेज के सामने जो भी खड़े थे वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, हाँ बोल दो, हाँ बोल दो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दर्श भी चौंक गया और पीहू भी, क्योंकि उसके सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला था। श्री ने दर्श की ओर देखते हुए कहा, ओ दर्श बाबू, हम कल भी तुम्हारे थे, आज भी, और सालों के बाद भी आपके ही रहेंगे। आपको क्या लगा कि मैं किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर आपको छोड़कर चली जाऊंगी क्या? यह कच्ची डोर थोड़ी ना है कि टूट जाएगी। आपने हमसे प्यार का इजहार अकेले में किया था, हम सबके सामने कर रहे हैं। और वो चिल्लाकर बोलती है, आई लव यू, और वो दर्श के पास जाकर घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, आई लव यू दर्श, क्या आप मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी? दर्श कुछ भी नहीं बोल पाता है, बस वो श्री को खड़ी करता है और उसे कस के गले लगा लेता है। वहाँ खड़े सब तालियां बजाने लगते हैं। उस ओर पीहू काटो तो खून भी ना निकले वैसी हालत में खड़ी थी, और उसके मॉम डैड सतीश जी को कुछ भी नहीं कह पाए क्योंकि उनकी बेटी ने झूठ बोला था। इस तरह सतीश जी खुश थे, वो इसलिए कि उनका बेटा खुश था। दर्श ने श्री को अपने माँ बाप से मिलाया। श्री ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। सबसे ज़्यादा जो खुश था वो थी दर्श की मॉम। उन्हें अपने बेटे की पसंद पर नाज था और फाइनली उनका बेटा शादी जो कर रहा था। फाइनली दोनों की महाशिवरात्रि के दिन शादी हुई और वो दोनों ना टूटने वाले अटूट बंधन में बंधकर एक हो गए। जो प्यार सालों पहले बिछड़ा था, आज भगवान शिव के आशीर्वाद से एक हो गए।